प्रदेश भर में 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की संभावना। 17 सितंबर तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले साइन हुआ 7,000 करोड़ का एमओयू। आईटीसी ने 5,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। 2.5 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट सरकार का लक्ष्य। बीकेटीसी ने बद्रीनाथ मंदिर में दरारों की खबरों का किया खंडन। कहा, मंदिर के सिंहद्वार में दिखी दरार पुरानी। एएसआई के संरक्षण में हो रहा मरम्मत कार्य। प्रदेश में लगातार बढ़ती डेंगू मरीजों की संख्या। देहरादून में रोजाना सामने आ रहे 50 से अधिक मरीज। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट। नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो 17 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, अगर बात करें तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। किस प्रकार का फिलहाल अभी मौसम है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जो बारिश की है वो यहाँ पर होती रहती है। ऐसे में प्रशासन जो है लगातार प्रशासन की जो तैयारियां रहती है वो अलर्ट मोड पर रहती है। और वहीं अगर कल रात की बात की जाए तो कल रात से जो है झमाझम बारिश उत्तराखंड में हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो है यहाँ पर 17 तारीख तक के लिए 5 जिलों का जो है अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, जिसमें भारी बारिश जो है इस दौरान हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी को जो है यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बारिश के चलते अगर कहीं पर भी कोई किसी तरीके की दिक्कत होती है या फिर जो है भूस्खलन जैसी जो समस्याएं इस दौरान जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो सभी को जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है कि सभी लोग जो है तैयार रहें। जी, अगर विनय बात करें तो उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया है और भूस्खलन की खबरें वहां पर बारिश समय में ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में उत्तराखंड में तीर्थयात्री, बाहरी लोग जो टूरिस्ट हैं वो भी घूमने आते हैं, उनको लेकर किस प्रकार की एडवाइजरी जारी की है प्रशासन ने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, टूरिस्ट भी जो है इस दौरान यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और जो यात्राओं का जो दौर है वो भी इस दौरान यहाँ पर रहता है। तो लगातार जो है सरकार की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से जो है उत्तराखंड में आने वाले जितने भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, सभी के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जाती है। और ऐसे में अगर जो मौसम की बात की जाए, मौसम अगर इस दौरान यहाँ पर खराब मिलता है तो सभी को अलर्ट कर दिया जाता है कि जो भी उत्तराखंड आ रहे हैं या फिर जो लोग यात्राओं के दौरान जा रहे हैं, चाहे वो हेमकुंड साहिब की यात्रा हो या फिर इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ की जो यात्राएं हैं, इस दौरान श्रद्धालु भी काफ़ी पहुंचते हैं। तो सभी को अलर्ट कर दिया जाता है कि मौसम को देखकर ही जो है अपने अपने घरों से यहाँ पर जो है यात्रा के लिए निकलें। और यहाँ पर अगर जो पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर जो स्थिति बनती है वो भूस्खलन से बन जाती है, क्योंकि भूस्खलन होने के साथ जिस तरीके से जो यातायात मार्ग हैं वो यहाँ पर जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से जो है खराब हो जाती है। लेकिन प्रशासन द्वारा जो है उनको तत्काल प्रभाव से जो है जी, वहाँ अगर पर बात कार्य करें शुरू कर दिया जाता है। अगर बात करें हम, तो हमने बीते दिनों इस तरह की कई
घटनाएं देखी हैं, कई खबरें सुनी हैं जहां उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पुल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो नेशनल हाईवे हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों को घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ा, कई जगहों पर नेशनल हाईवे पर पत्थर आए हैं। ऐसे में इन मार्गों को दुरुस्त करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है अभी फिलहाल? जी, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बारिश के चलते जिस तरीके से यहाँ पर अगर पुल की बात की जाए, पुल भी काफ़ी जो है तेज़ बहाव में इस दौरान यहाँ पर टूटे थे। तो ऐसे में जो सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने उन पर जो है कार्य करना शुरू कर दिया था और उनको जो है पूरी तरीके से जो है उसमें कार्य भी किया जा रहा था। तो अब की स्थिति की अगर बात की जाए तो अब फ़िलहाल जो सामान्य स्थिति है इस दौरान यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि सरकार की अगर बात करें तो सरकार पूरी तरीके से जो है 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी करती है, और जिससे कि उत्तराखंड की जनता को या फिर बाहर से जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनको किसी तरीके की समस्या का जो है यहाँ पर सामना ना करना पड़े। इसको लेकर के जो है सरकार लगातार प्रयासरत रहती है और अलर्ट मोड पर जो है रहती है। जी। जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के खनन माफिया के खिलाफ उत्तराखंड का वन विभाग कार्रवाई में जुट गया है। तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर ने वन विभाग की टीम का गठन किया है, जो खनन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत माफियाओं के 2 वाहन सीज किए गए हैं। पश्चिमी वन प्रभाग है, यहाँ इसकी जो जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अवैध खनन, अवैध कटान और ये इन्क्रोचमेंट है। इस बीच में हमारे द्वारा लगातार हमारी टीम के द्वारा सब लोगों के सहयोग से अवैध खनन के ऊपर बहुत बड़ी कई सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें कई जो ऐसे वाहनों को जब्त किया गया कि जो कि अवैध खनन में बहुत लंबे समय से लिप्त थे और बार बार कब्जे से बच जाते थे, तो उन पर भी कार्रवाई की गई। हरिद्वार में किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने कलेक्ट्रेट भवन में प्रदर्शन किया है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जिस वक्त हरिद्वार में भेल का निर्माण किया गया, उस वक्त किसानों की उपजाऊ भूमि भेल हरिद्वार को दी गई थी। किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष बलवंत सिंह चौहान ने बताया कि खाली भूमि को किसानों को वापस नहीं दिया गया, जिससे किसानों में आक्रोश है। हमारी भूमि वापसी की मांग है और जो अब नई तरीके से जमीनें हमारे से लेने का जो चल रहा है कि राज्य सरकार जमीन मांग रही है हमारी, उसे हम नहीं देंगे। इसमें लेकर जो हमारे किसान खेती करते हैं, जो इधर पर बांस वाले के नाम से हमारी जगह है, तो उसे वहाँ भी तंग किया जाता है उन्हें, और हमें हर पल में ही तिल तिल मारा जा रहा है। हमारे बाप दादाओं ने भी आंदोलन किया और हम भी आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जमीन को वापसी किया जाए। राज्य सरकार ने ही माना है, धामी सरकार ने ही माना है कि ये जमीन अब कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं सरकार को भी कि इस पे सबसे पहला अगर हक होगा तो किसानों का होगा। अगर सरकार ने किसी को भी कॉलोनी काटने के लिए दी गई या किसी फैक्ट्री के लिए दी गई तो इस पे परिणाम बहुत गंभीर होंगे। किसान अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि किसान बहुत टाइम से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन इस बात का था कि कब्जा ना किया जाए जमीन पर, और जमीन जो है किसी जैसे हम मांग कर रहे हैं क्या तो किसानों को दी जाए। किसानों की जमीन है, उसका नियम था कि 5-10 साल अगर कोई जिस यूज के लिए ली गई जमीन वो नहीं होती तो किसानों को वापस कर दी जाती। अब हमने ये हुंकार भर लिया है कि हम इसे आर पार की लड़ाई लड़के ही छोड़ेंगे, इसे बीच में नहीं रुकने देंगे। हम अपना हक लेंगे, हक देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमें जमीन पर जबरदस्ती कब्जे कर रहे, जो लोग जबरदस्ती कब्जे उनके कब्जे हमने हटाए हैं। आज हम इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं यहाँ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने के लिए जोरों से तैयारी कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन जाने का फैसला किया है उन्होंने, और लंदन में मुख्यमंत्री धामी का 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। वहां सीएम धामी ने नई दिल्ली में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टेन रेजर जारी किया है। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है, और राज्य में वर्तमान में लगभग 6000 एकड़ का लैंड बैंक विभिन्न सेक्टर के उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि निवेशक चाहे भारत का हो या भारत के बाहर का, उत्तराखंड में निवेश करने के लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं।
हुआ है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का, बहुत ही अच्छा यहाँ उत्साह रहा और इंडस्ट्री से भी और मीडिया से भी बहुत ही अच्छे सुझाव भी आए और बहुत हमें सहयोग का आश्वासन भी मिला और जितनी हमने ग्राउंडिंग का टारगेट रखा था उसको हम लगभग अचीव कर चुके हैं। अभी हमारे पास 2 महीने बचे हैं और हमें आशा है कि जो हमने टारगेट ग्राउंडिंग का और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का रखा है उससे ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे। इस बार बड़ा लक्ष्य है और बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी अभी हमने कैबिनेट में हमने अप्रूव की है, हमारे मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। 20 लाख से अधिक रोजगार तो उसी में मिलने वाला है। आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति ये हो, क्योंकि सरकारी जो रोजगार है, जो सरकारी जिसको सेवा बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड है। कोई भी कहे कि हम सबको रोजगार दे पाएंगे, वो व्यवहारिक रूप से उतना संभव नहीं है। इसलिए ये जो स्वरोजगार की जो हमारी नीति है, चाहे जितनी भी हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, वो हमारी रोजगार केंद्रित ही है। उस पर हमारा मुख्य फोकस है कि हमारे नौजवानों को, और ये इन्वेस्टर समिट जो हम कर रहे हैं, इन इन्वेस्टर समिट का भी उद्देश्य जहाँ निवेश आए, निवेश के साथ साथ हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, उन सभी को कोई ना कोई काम अपने घर के पास में मिले। हल्द्वानी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि लोकसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार अपना कब्जा जमाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के राज में उत्तराखंड और पूरे देश का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसके चलते जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभी राजनीतिक दलों से गठबंधन की बात हो रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव और केंद्र से भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़े और अब 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो इंडिया के जो भी गठबंधन में का जो भी उम्मीदवार होगा उसको अपना वोट दे, जिससे भाजपा की कुनीति की सरकार से उन्हें छुटकारा मिल सके। भाजपा न उत्तर प्रदेश में जनहित के काम में कामयाब हो सकी है, न उत्तराखंड में, न लोगों को रोजगार मिलता है, न किसानों के साथ न्याय होता है। भारतीय जनता पार्टी का वो सब एजेंडा है जो जनहित में नहीं है। अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने डेटा एवं फाइल ट्रांसफर के लिए डिस्पैच नाम से एक नया ऐप विकसित किया है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की मौजूदगी में अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने डिस्पैच ऐप का मीडिया प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुतिकरण किया। आपको बता दें कि उच्च सुरक्षा मानकों एवं सरकारी कार्यालयों के कामकाज में सुगमता को ध्यान में रखते हुए ये ऐप विकसित किया गया है। फिलहाल एप्लीकेशन पर अंतिम दौर का परीक्षण चल रहा है। इस ऐप की विशेषताओं की बात करें तो ऐप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। ये लोकल वाईफाई क्षेत्र में बिना इंटरनेट के भी काम करता है। ग्रुप बनाने के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा तय नहीं है। आपदा की स्थिति में संदेशों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाता है। हमने एक मैसेंजर डेमो दिया आपके सामने, उसका नाम हमने रखा डिस्पैच। और आप रिमोट क्षेत्र में है, यूजर्स हमारे तो इंटरनेट का प्रयोग करेगा, और यदि आप स्थानीय स्तर पे कलेक्ट्रेट में हैं तो वाईफाई के थ्रू ही आपकी फाइलें और डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारी फाइलें, हमारा डाटा हमारे पास रहेगा, तो मुझे बेनिफिट नज़र आता है इसमें। दूसरा, हमारे जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है उनका काम आसान करता है। मुझे इंस्टेंटली कोई फाइल भेजनी है तो तुरंत मैं इसको भेज दूंगा, चाहे यहाँ व्हाट्सएप हो या ना हो। तो हमारा अपना जो नेटवर्क है उसके माध्यम से हमारी फाइलें जाएंगी। लोहाघाट में जिला जज कहकशा खान के निर्देश पर जीआईसी के छात्रों ने यातायात जागरूकता रैली निकाली और नारों के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान एसआई हेमंत ने बताया कि यातायात के नियमों का पालन न करने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है, इसलिए उन्होंने सभी लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने की अपील की है। प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी।
6 सितंबर को इसके तहत प्रदेश भर में धार्मिक और खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि सीएम के जन्मदिन पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के साथ मैराथन दौड़ कराई जाएगी। पार्टी के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस 16 सितंबर के शुभ अवसर पर इस दिन को प्रदेश के अंदर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया है। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सीएम धामी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जाएंगे, जो सीएम धामी के साथ निवेशकों से बातचीत करेंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी, उन देशों में भी जाएंगे। एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है, चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है, या जो भी परेशानियां इंडस्ट्री समूह को आती थी ऐसा संवाद करके उनको भी हम लोगों ने सरल किया है, उनका समाधान। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला SDG गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल UNDP ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हैं और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। विकास का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक वो था और हमारे देश में भी कि हमको 2030 तक अपने 17 गोल्स और 9 थीमें जो हमें दी गई हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, फिल्में बनाकर और कम्युनिटी बेस्ड काम करके कम्युनिटी रेडियो के जरिए हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे 16 नंबर का जो शांति, न्याय और बेहतर गवर्नेंस जो चला रही हैं उन संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पहाड़ के खासतौर से जो दूरस्थ गाँव हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, तो वो बॉर्डर के जो गाँव हैं हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ की महिलाओं और युवाओं को सशक्त कर 2030 तक हम सब लोग मिलकर कैसे इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे, इसके लिए अपनी बेहतर भूमिका दे रहे हैं। प्रत्येक जनपदों में SDG की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आएं। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। रुड़की के ढंडेरा नगर पंचायत क्षेत्र के राजविहार कॉलोनी निवासी मुख्य सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से परेशान है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार पुलिया को दुरुस्त कराने की मांग की है, लेकिन ईओ संजय रावत ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद लोगों ने क्षतिग्रस्त पुलिया के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और लापरवाह ईओ के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ईओ संजय रावत ने बताया कि बरसात के समय सड़क पर बनी पुलिया का एक हिस्सा पानी निकालने के लिए हटाया गया था और साफ सफाई कराई गई थी। पुनः क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराया गया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। की रोड थी
25 फीट की रोड पे मेन रास्ता है ये, और कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ के 2-4 लोगों ने मिलके, अधिकारी है संजय रावत, यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो भी 2-4 पहाड़ी लोग हैं, रावत हैं, और इनसे मिलके इन्होंने आपस में ही इस पुलिया को पैसे इकट्ठे करने के लिए अधिकारी को बोल के ये पुलिया तुड़वा दी इन्होंने। 1.5 महीना हो गया इस पुलिया को टूटे हुए। अधिकारी से भी हमने बात की, पहले एप्लीकेशन भी डाली है। उन्होंने बोला कि जी हमने पानी निकलने के लिए ये पुलिया ऊपर उठवाने के लिए तुड़वा दी थी। अब 1.5 महीने से इसमें कोई काम नहीं हो रहा। हफ्ते में 1 दिन आते हैं, कभी रेत डाल देते हैं यहाँ पे, कभी ईंटें डाल देते हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। अधिकारी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी हम बना रहे हैं, करवा रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, अभी कुछ नहीं। बिना प्रस्ताव के ये पुलिया उठा दी गई, तोड़ दी गई। जब से ये पुलिया टूटी है आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक हमारे बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते, और वो कुर्सी उन्होंने व्हील चेयर रखी हुई है, उनको आने जाने में परेशानी होती थी। अब वो घुमा फिरा के वो जाते हैं। हम लोग अब एप्लीकेशन लेके संजय रावत जी के पास गए। संजय रावत जी ने वैसे तो कोई जवाब नहीं दिया, हाँ करते रहे। कॉलोनी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ मिल के कुछ ऐसा घपला किया गया है कि जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल क्या है कि आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। पानी तो अब ज़्यादा जा रहा है, अब ज़्यादा जा रहा है। अब देखिए आप, हमने जो आधा उसमें क्रैक हो गए तो वो हटा के 12 फीट लगभग वो पुलिया हमने आवागमन हेतु शुरू कर दी है, और फिर इसके आपदा मद में इसका एस्टिमेट हम भेज रहे हैं। धनराशि प्राप्त होने पे उसका निर्माण करा दिया जाएगा। अभी हुए नहीं क्योंकि यहाँ पे धनराशि है नहीं। कुछ हमने अवस्थापना में तैयार किए हैं 2 करोड़ के, तो वो धनराशि प्राप्त होने पे उन पर निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दम भरती है, लेकिन अस्पतालों की लंबी लंबी कतारें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े दून अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए लंबी कतारें लगी रहती हैं। सिंगल विंडो होने के कारण बीमारी के लिए और परिजन जो हैं वो घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। मामले में जब चिकित्सा अधीक्षक से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में दूसरी विंडो भी खुल जाएगी। सूत्रों की माने तो मरीजों की बड़ी संख्या अस्पताल के लिए चुनौती बनती जा रही है। एक दिन में करीब 8000 के करीब मरीजों की जांच की जाती है, जिस कारण ब्लड रिपोर्ट भी देर से मिलती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।